नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटिक्स सीरीज का 16th डे है, 16वां दिन है और हमने कल जो टॉपिक किया था वो किया था पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सिटीजनशिप यानी नागरिकता। सिटीजनशिप जो फॉलो करते हैं हम वो करते हैं सिंगल सिटीजनशिप, और ये फीचर हमने बोरो किया है कहाँ, यूके यूनाइटेड किंगडम से। हमने कल जो है आर्टिकल 5 से 11 के बीच में देखा कि क्या क्या प्रोविजंस है सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, और आर्टिकल 11 में देखा था कि पार्लियामेंट के पास पावर होता है टू मेक एनी लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप। तो उसी आधार पे पार्लियामेंट जो है एक्ट बनाती है जिसका नाम होता है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो वो फीचर जो भी है, और इसमें फर्दर बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं उन सारी चीज़ों को भी कवर करेंगे। जो जरूरत की चीज़ें है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं बताऊंगा। मैं कोई भी फालतू चीज़ आपको नहीं बताऊंगा जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट ना हो। ज़्यादा आपको पढ़ना हो तो आप आराम से उसका PDF देखो, गूगल पे जाओ, डाउनलोड करो, पढ़ लेना। मैं वही चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट है। पहली बात, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 1955 की जरूरत क्यों पड़ती है, और ये आया था JLN साहब के टाइम पे, जवाहरलाल नेहरू टाइम के, और देश के पहले राष्ट्रपति उस टाइम राजेंद्र प्रसाद जी थे, RP साहब। और ये प्रोविजन जो आया था, जाहिर सी बात है कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोविजन होगा या फिर कुछ कमियां होंगी जो हमारा सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट था 5, 6, 7, 8 आर्टिकल में, और हमें लग रहा होगा कि कुछ चीजें जो है रह गई हैं। इस वजह से हम एक नया एक्ट लेकर आते हैं जिसका नाम होता है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। और आर्टिकल 11 में क्लियरली मेंशन है कि पावर किसको दिया जा रहा है। ये भी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 11 में मेंशन है कि पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप। तो पार्लियामेंट जो है यही पावर को यूज करते हुए 1955 में एक एक्ट लेकर आती है जिसको हम आज देखने वाले हैं। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में इस एक्ट में एस्टैब्लिश किया जाता है कि हम कैसे भारत के नागरिक बन सकते हैं। जैसे सिटीजनशिप बाय बर्थ, जन्म के आधार पे, बाय डेसेंट यानी कि वंश के आधार पे, बाय रजिस्ट्रेशन हम अपना रजिस्ट्रेशन करा के, इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, कुछ नियम होंगे सबके। बाय नेचुरलाइजेशन, जैसे बाहर का कोई नागरिक है उसको हम कैसे नागरिकता दे सकते हैं। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे हमने पुडुचेरी एक्वायर किया, जैसे हमने दमन एंड दीव एक्वायर किया, तो उसको एक्वायर करने के बाद जो है वहां के लोगों को कैसे हम नागरिकता देंगे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सिटीजनशिप एक्ट लेकर आया गया था 1955। पहला प्रोविजन है सिटीजनशिप बाय बर्थ। सिंपल कॉन्सेप्ट, जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, तो जिनका भी जन्म हुआ था वो आर्टिकल 5 के तहत उनको नागरिकता मिल गई थी, ऑटोमेटिकली वो सिटीजन ऑफ इंडिया बन गए थे एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके क्या प्रोविजन थे नहीं थे वो मैं बता चुका हूँ। लेकिन जो 26 जनवरी डेट मैं बता रहा हूं उसके बीच में स्पेसिफिक जो चीजें हैं वो आप ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी से 1950 के, और ये डेट किसके बीच में, 1 जुलाई 1987। उसके बाद 1 जुलाई 1987 के बाद 3 दिसंबर 2004 के बीच में एक प्रोविजन ये अलग हो जाएगा, एक प्रोविजन जो है ये अलग हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या था, जैसे यहां पे कॉन्सेप्ट था जस सोली का, मतलब कि 1950 से 1987 के बीच में कोई भी इंसान अगर उसका जन्म भारत में हुआ है ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट सिंपल, कुछ और दिमाग नहीं लगाना है इसमें। लेकिन जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद हो रहा है, जिस भी पर्सन का, जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था विशाल का, तो विशाल का जन्म जो है 1987 के बाद हुआ है 1 जुलाई को। मान लेते हैं हम 1 अगस्त को इसका जन्म हुआ है, 1 अगस्त 1987 में। तो विशाल को नागरिक होने के लिए इनका ईदर पेरेंट्स यानी कि विशाल के मदर जो है या फिर विशाल के फादर, इन दोनों में से कोई भी भारत के नागरिक होने चाहिए एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। ये हो गया 1987 के बाद का कॉन्सेप्ट। इस ड्यूरेशन में 3 दिसंबर 2004 तक विशाल का कॉन्सेप्ट हमने देखा। अब सपोज दैट कोई भी पर्सन जो है 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म हुआ है, सेम विशाल 2 1 का तो देख लिया हमने, 1987 के बाद जन्म हुआ था, विशाल 2 का जन्म हो रहा है। अगर विशाल 2 का जन्म है जो है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7 दिसंबर को हुआ है 2004 में। 7 दिसंबर को 2004 में जिसका जन्म हुआ है, तो उनके बोथ पेरेंट्स का इंडियन सिटीजन होना, बोथ यानी कि मदर प्लस फादर का सिटीजन होना भारत का, ये कंपलसरी है। या फिर उनके फादर या फिर मदर जो है, एक कोई भी पेरेंट जो है वो इंडियन सिटीजन है, और दूसरा जो पेरेंट है, सेकेंड ये फादर या मदर हो, वो इलीगल इमिग्रेंट्स ना हो। क्योंकि हमें देखा है कि भारत में बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान से आकर हमारे यहाँ रह रहे हैं। तो इसके जन्म पे, विशाल 2 के जन्म पे जो है, एक पेरेंट भी हो सकता है लेकिन दूसरा इलीगल इमिग्रेंट ना हो। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे ये कॉन्सेप्ट हमारा सिटीजनशिप है 1987 हो गया, 1950 हो गया, 2004, तो ये अप्लीकेबल उनके लिए नहीं है। किसके लिए? जो फॉरेन डिप्लोमेटिक या फिर फॉरेनर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं,
जैसे हम देखते हैं डिप्लोमेटिक हाउसेस है, हाउस ऑफ कमीशन इस कंट्री का, यहाँ पे ये सारी चीज़ें, तो उनके बच्चे जो है ऑटोमेटिक सिटीजन नहीं बनते हैं। या फिर हमारे एनिमी एलियंस हैं, जिस कंट्री के साथ हम वॉर पे हैं, तो उसके भी बच्चे अगर यहाँ पे हो रहे हैं तो वो हमारे नागरिक नहीं बनेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डेट और क्या क्या प्रोविजन है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। एग्जाम में ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं पूछा जाता है, बस आपसे पूछा जाएगा कि सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में क्या क्या प्रोविजन है, किस तरीके से हम किसी को नागरिकता दे सकते हैं। तो पहला है सिटीजनशिप बाय बर्थ, दूसरा आपका सिटीजनशिप बाय डेसेंट। डेसेंट मतलब वंश के आधार पे। अब कोई भी पर्सन 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म हुआ है, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले, इस कंडीशन में क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, हिज और हर, यानी विशाल या फिर कोई भी लड़की है तो उनके फादर का सिटीजन होना, फादर का, नॉट मदर, देखिएगा, फादर का सिटीजन होना जो है ये अनिवार्य था। कब तक? 1992 तक। लेकिन फिर 1992 से चेंज कर दिया गया दिसंबर 3, 2004 तक। इस बीच में क्या कहा गया, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी मदर प्लस फादर, दोनों में से कोई भी अगर भारतीय हो, इंडियन हो, तो उसके बच्चे को जो है कहाँ पे भारत की नागरिकता जो है यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन जो 3 दिसंबर 2004 के बाद जिसका जन्म हुआ है, विशाल 2 को देखा था हमने, तो विशाल 2 को अगर वंश के आधार पे नागरिकता चाहिए तो इनको जो है एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जहां भी इनका जन्म हुआ है। और जाहिर सी बात है, वंश के आधार पे हम कहीं बाहर रह रहे हैं तभी तो हमको उस आधार पे मिलेगा। हमने इंडिया में जन्म लिया तो उसके तो क्राइटेरिया अलग है बाई बर्थ, बट बाई डेसेंट का है ये सारी चीज़ें का आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? जिस भी ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा, तो ऑस्ट्रेलिया का जो इंडियन कॉन्सुलेट होगा ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि ठीक है, मैं भारत की नागरिकता चाहता हूँ, या फिर जो मेरा बच्चा हुआ है वो भारत की नागरिकता चाहता है। और इस बच्चे के पास जो है, इस माइनर के पास यानी विशाल 2 के पास जो है किसी अदर कंट्री का पासपोर्ट जो है नहीं है। तो दूसरा हमने देखा, पहला जो है बर्थ के आधार पर दिया जाता है और दूसरा हमने देखा डेसेंट के आधार पर दिया जाता है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है, बस दिमाग लगाओ, थोड़ा समझ लो, इसके लिए है। एग्जाम में नहीं पूछा जाता है और नहीं पूछेगा। अगर पूछा भी जाता है, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो इसको स्किप कीजिएगा। फिर आता है आपका सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन में क्या है कि आप जो है भारत की नागरिकता रजिस्टर करवा के जो है आप एक्वायर कर सकते हो। अब रजिस्टर करवाने के लिए आपका क्या होना चाहिए? आप पर्सन होने चाहिए इंडियन ओरिजिन के, पहली बात तो। और आपके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि आप 7 साल यहाँ रहो, फिर उसके बाद ही अप्लाई करोगे। या फिर कोई अदर पर्सन है जो इंडियन ओरिजिन के किसी पर्सन से शादी कर लेता है, तो उसको भी अप्लाई करने के लिए 7 साल जो है यहाँ पे रहना पड़ेगा। जो माइनर पर्सन है उनको भी सिटीजनशिप चाहिए तो उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनके लिए, जो कि नागरिकता चाहिए, आपके लिए नहीं। एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी हम रजिस्ट्रेशन से सिटीजनशिप ले रहे हैं या फिर जब भी हम नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप लेंगे आगे, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन एज वेल एज नेचुरलाइजेशन, उस केस में पर्सन को जो है ओथ लेना होता है। द फॉर्म ऑफ ओथ इज IAB, मतलब आई विशाल do solemnly affirm or swear that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will faithfully observe the laws of India and fulfill my duties as citizens of India। जैसे हम प्लेस करते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग प्लेस करते होंगे स्कूल में, आप सबने किया होगा। तो ये जो है आपको एक शपथ लेना पड़ता है जब भी आप सिटीजनशिप ले हुए रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन फॉर्म में। अब है नेचुरलाइजेशन, तो अभी हमने क्या क्या देखा? बर्थ, बाय डेसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन। ये टर्म्स याद रखिएगा, बर्थ, डेसेंट, रजिस्ट्रेशन एंड बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का क्या है? ये कुछ क्राइटेरिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी को भी सर्टिफिकेट दे देगी नेचुरलाइजेशन का टू एनी पर्सन जो कि इलीगल माइग्रेंट ना हो। माइग्रेंट हो वो ऐसे देश का ना हो जहाँ पे भारत को सिटीजन्स को नागरिकता नहीं दिया जाता हो। दूसरा, जो वो पर्सन है, कोई भी, विशाल है, सपोज विशाल ही हम यूज करेंगे। विशाल जो है ये बोलता है कि जैसे ही मेरी इंडियन सिटीजनशिप की नागरिकता एक्सेप्ट होगी, मैं जिस भी कंट्री का हूँ, ऑस्ट्रेलिया का हूँ, तो मैं ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप जो है उसको छोड़ दूंगा, क्योंकि भारत में कॉन्सेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का। दूसरा जो है, कुछ लोग जो सर्विस में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विस में है और ये यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको भी दिया जा सकता है। लेकिन कुछ क्राइटेरिया हो रहे हैं कि आप लगातार जो है 12 महीने यहाँ पे रहे हैं। ये सारी चीज़ें, ये बस कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। आपकी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, तो अगर हम नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप दे रहे हैं किसी को, तो एक तो वो गुड कैरेक्टर का हो, किसी को ना दे दें। अब ये भारत सरकार के ऊपर है कि डिसाइड करेगा कौन सा गुड कैरेक्टर है, कौन सा नहीं है। और उसको एक एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए किसी भी लैंग्वेज का। किसमें?
स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 22 लैंग्वेज हमारे मेंशन है। इसमें इंग्लिश जो है वो नहीं है, तो हमारे हिंदी भाषा की जानकारी होनी चाहिए, उर्दू की होनी चाहिए, मलयालम की हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मराठी हो, गुजराती हो, इन सारे किसी में से भाषा में, उड़िया हो, बंगाली हो, किसी से आपको अच्छी जानकारी है तो आपको नेचुरलाइजेशन वे में सिटीजनशिप दिया जा सकता है। कल हमने देखा था कि भारत में जिनको नेचुरलाइजेशन वे में सिटीजनशिप दिया गया वो भारत के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, बट यूएसए के प्रोविजन में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये भी पावर है कि जितने भी कंडीशन है नेचुरलाइजेशन के उसको वो हटा सकती है, और एक क्राइटेरिया रहेगी कि कोई भी ए पर्सन जो है वो साइंस के फील्ड में, फिलॉसफी के फील्ड में, आर्ट एंड लिटरेचर के फील्ड में, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस के फील्ड में जो है अच्छा काम कर रहा है, तो उसको भारत जो है नागरिकता दे देगी, जैसे मदर टेरेसा को दिया था। और इनको भी जब भी हम नेचुरलाइजेशन वे में सिटीजनशिप देंगे उनको भी सेम शपथ लेना पड़ेगा जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लिया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड द लास्ट इज बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। सपोज दैट हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी फॉरेन टेरिटरी, तो जैसे पुडुचेरी जो है हमारा पार्ट नहीं था, उसको हमने एक्वायर किया, और एक्वायर करने के बाद 1954 में एक्वायर किया, 1955 में हम एक्ट लेकर आते हैं, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, और बाद में जितने भी सिटीजन्स होते हैं पुडुचेरी को बाय द ऑर्डर ऑफ 1962 उनको नागरिकता दिया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। हमने किसी टेरिटरी को एक्वायर किया और वहाँ के लोगों को नागरिकता देना हमारा फर्ज है। तो 5 आधार मैंने बताया आपको, तो आपको जो है 5 आधार जो है वो याद रखने हैं कि किस किस आधार पे जो है भारत में नागरिकता दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, एंड दैट इज, पहला क्या था, बाय बर्थ, दूसरा क्या था, बाय डेसेंट, वंश के आधार पे, तीसरा क्या था, बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा नेचुरलाइजेशन, और फिफ्थ इज बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये टर्म्स जो है आप पूरे याद रखोगे। ये सवाल पूछा जाता है कि इनमें से किस में नहीं दिया जाता है, किस में दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ये पांचों के पांचों वर्ड्स जो है आपको याद रखने हैं। तो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में प्रोविजन था सिटीजनशिप नागरिकता देने का, तो जाहिर सी बात है उसको खत्म करने की भी प्रोविजंस होंगे, तो उसमें 3 प्रोविजंस डाला गया, उधर 5 सिटीजनशिप देने का और 3 प्रोविजन सिटीजनशिप छीनने का या फिर खत्म करने का। तो टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप मतलब सर किसी भी सिटीजन का सिटीजनशिप खत्म करना है भारत में, तो उसके 3 वेज होंगे, बाय रेनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डेप्रिविएशन। बाय रेनंसिएशन मतलब कि त्याग से, जैसे कोई भी पर्सन है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया जिसकी फुल एज है, कैपेसिटी है, वो भारत की नागरिकता है जो है छोड़ सकता है। एग्जाम्पल विशाल जो है अब है 20 साल का है, और विशाल जो है ये बोलता है कि मुझे भारत की नागरिकता जो है छोड़ना है, इंडियन सिटीजनशिप जो है उसको त्यागना है। तो जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनके रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट करेगी, विशाल जो है भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। लेकिन विशाल अगर मान लो जैसे हमारा देश 1962 वॉर में गया था, 1965 वॉर में गया था, अगर वॉर के टाइम पे डिक्लेयर करते हैं कि मुझे भारत का नागरिकता छोड़ना है, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि उनके रजिस्ट्रेशन को, जो रिनाउंसिंग रजिस्ट्रेशन है छोड़ने की, उसको विदहेल्ड कर सकती है, मतलब कुछ वक्त तक जो है कहेगी कि पहले वॉर खत्म होने दो फिर जाने दें, क्योंकि एज ए ड्यूटी ऑफ सिटीजन ये बनता है कि वॉर में जब भी इंगेज है तो आपको अगर कल को जरूरत पड़े तो आप अपने देश को बचाओगे। और विशाल सपोज दैट सिटीजनशिप छोड़ दिया और विशाल की शादी भी हो रखी है, विशाल के बच्चे भी हैं, ए बी, तो जैसे ही विशाल ने नागरिकता छोड़ा भारत का, तो जो माइनर चाइल्ड है, ए बी 2 साल का है, एक 5 साल का है, तो इनकी भी नागरिकता खत्म हो जाती है। लेकिन इन दोनों के पास पावर है, ए और बी के पास, कि जैसे ये फुल एज यानी कि 18 साल से ऊपर जाएंगे तो ये जो है इंडियन सिटीजनशिप रिज्यूम कर सकते हैं। कौन? ये दोनों बच्चे। दूसरा कॉन्सेप्ट है बाय टर्मिनेशन। इंडियन सिटीजनशिप कैन बी टर्मिनेटेड इफ अ सिटीजन नोइंगली और वॉलंटली अडॉप्ट द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन कंट्री। मतलब जानबूझ के विशाल ने जो है ऑस्ट्रेलिया का सिटीजनशिप ले लिया है और तब भारत को पता चल गया, यहाँ पे आप छोड़ नहीं रहे हो लेकिन आप ले लिए हो। ये भी सेम चीज है, डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग अ वॉर इन विच इंडिया इज एंगेज्ड। एंड द लास्ट इज बाय डेप्रिविएशन, मतलब इसमें सरकार जो है वो कंपलसरी आपकी नागरिकता को खत्म कर देगी अगर आपने सिटीजनशिप जो है किसी फ्रॉड तरीके से ऑब्टेन किया है, लिया है। जैसे रजिस्ट्रेशन करवाया है आपने 7 साल का बता के कि 7 साल से मैं रह रहा हूं, बट जैसे ही सरकार को पता चला भाई ये तो 10 दिन पहले आया था, 15 दिन पहले आया था, इसने डॉक्यूमेंट जो है फर्जी बनवाया था, या फिर आप अपने संविधान के प्रति डिसलॉयल्टी प्रूव कर रहे हो, अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर। जैसे आपने बहुत सारा केस अभी देखा था कि बहुत सारी जो लड़कियां थी या फिर बहुत सारे लोग जो होते हैं हनी ट्रैपिंग केस में फंस जाते हैं और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स जो है इधर उधर वो ट्रांजिट कर देते हैं जो पाकिस्तान से सारी चीज, तो उस केस में भी खत्म कर दिया जाएगा विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। जैसे किसी भी पर्सन को 2010 में रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के तरीके से उसको नागरिकता दिया होगा, और 2015 तक क्या होता है, 2015 इस बीच में उसको कहीं भी
2012 में जो है किसी देश में 2 साल के लिए जेल हो जाता है, उस केस में इनकी भी रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन की सिटीजनशिप है उसको खारिज कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। या फिर आप भारत के नागरिक हो, ठीक है, लेकिन आप पिछले 7 साल से कंटिन्यूअसली जो है किसी देश में यानी कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो या फिर किसी भी देश में, इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, आपका जो भी इच्छा है वहाँ रह रहे हो, इस केस में भी आपके सिटीजनशिप को टर्मिनेट किया जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है या फिर कोई सर्विस में है, गवर्नमेंट सर्विस में, इंडियन गवर्नमेंट सर्विस में, उसका काम ही है बाहर ही रहना, या फिर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम कर रहा है वो, और उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया जो है पार्ट है, इंडिया मेंबर है, G20 हो गया, जैसे ब्रिक्स हो गया, या फिर ये पर्सन जो 7 साल से रह रहा है, एनुअली जो है हर साल जो है जो भी वहाँ पे इंडियन कॉन्सुलेट है कहाँ ऑस्ट्रेलिया में, उनको रजिस्टर करके उनको जो है रजिस्टर कर रहा है कि मैं अपना इंटेंशन बता रहा हूँ भाई कि मेरी भारत की नागरिकता जो है रहनी चाहिए, मैं ख़त्म नहीं कर रहा हूँ। तो इस केस में भारत सरकार इनकी नागरिकता ख़त्म नहीं करेगी। स्टूडेंट सर्विस में हो आप या फिर इंटरनेशनल सर्विस में हो जिसका भारत पार्ट है, या फिर एनुअली जो हो आप हर साल बता रहे हो कि मुझे भारत की नागरिकता जो है रखनी है अपनी, तो उस केस में डिप्राइव नहीं करेगी। अदर केस में अगर आप 7 साल से ज़्यादा हो गए हो और कुछ नहीं बता रहे हो, ना किसी सर्विस में हो, तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। तो ये प्रोविजंस थे आपके सारे सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में, जिसमें हमने देखा 3 वेज ऑफ टर्मिनेशन होता है सिटीजनशिप और 5 वेज ऑफ एक्वायरिंग होता है सिटीजनशिप का। अब कुछ कॉन्सेप्ट जो है OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, इसमें क्या होता है, ये आया था अगस्त 2005 में। ये इसमें सिटीजन नहीं होता है, कोई भी फॉरेन सिटीजन है, फॉरेन नागरिक है, लेकिन उसको ऑलमोस्ट सिटीजन लाइक स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, ऑलमोस्ट सिटीजन लाइक स्टेटस। ये ध्यान रखिए, सिटीजन नहीं होता है OCI कार्ड होल्डर जो होता है, सिटीजन नहीं होता है, बट ऑलमोस्ट सिटीजन लाइक स्टेटस जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है। अब कौन से लोग जो है OCI कार्ड के लिए अप्लीकेबल कर सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं? अ फॉरेन नेशनल हु वाज एलिजिबल, जो एलिजिबल था भारत का नागरिक बनने ऑन 26 जनवरी 1950, सिटीजन ऑफ इंडिया भारत का नागरिक था ऑन और एट एनी टाइम आफ्टर 26 जनवरी 1950, और बिलोंग टू ए टेरिटरी दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15/8/1947, मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद कोई ऐसा टेरिटरी जो बाद में भारत का अंग बना, वो भी रजिस्टर कर सकता है एज OCI कार्ड होल्डर। लेकिन OCI कार्ड के लिए कौन से देश के नागरिक जो है वो एलिजिबल नहीं है या फिर अप्लाई नहीं कर सकते? सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, क्योंकि भाई ये हमसे एक अलग पार्ट लेकर चले गए थे। OCI कार्ड होल्डर्स आर नॉट इंडियन सिटीजन, ये ध्यान रखें, नॉट इंडियन सिटीजन। जाहिर सी बात, इनके पास फिर वोटिंग राइट नहीं होगी। एक मल्टीपल एंट्री के लिए लाइफ लॉन्ग वीजा हो जाता है कि आप विजिट कर सकते हो इंडिया आराम से आइए। इनके पास भी जो NRIs होते हैं उनके बारे में देखेंगे, नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो होते हैं, इनके पास भी वही राइट्स होते हैं जैसे फाइनेंशियल में हो, एजुकेशन में हो, इकोनॉमिक मैटर्स में हो, बट दे कैन नॉट हु OCI एक्वायर एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। यहाँ पे कृषि के लिए कोई भी जमीन जो है OCI कार्ड होल्डर जो है परचेज नहीं कर सकता या फिर नहीं खरीद सकता। तो फिर क्या क्या कर सकते हैं ये लोग? एक स्पेशल बैंक अकाउंट खोल सकते हैं जैसे NRIs की तरह, इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो भारत में, नॉन फार्म प्रॉपर्टी जो है वो परचेज कर सकता है, जैसे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हो गया, ये सब खरीद लेते हैं, रेंट पे चला रहे हैं, सारी चीज़ तो कर सकते हैं। कैन अप्लाई फॉर ड्राइवरी लाइसेंस, कैन अप्लाई फॉर पैन कार्ड ऑल्सो, और दे कैन ऑल्सो अडॉप्ट अ चिल्ड्रन फ्रॉम इंडिया। ये ध्यान रखिए, दे कैन ऑल्सो अडॉप्ट अ चिल्ड्रन फ्रॉम इंडिया। जो भी बेनिफिट्स तो ले ही रहे हैं बट चिल्ड्रन भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? दैट दे कैन नॉट वोट, ये देखा हमने, दे कैन नॉट होल्ड गवर्नमेंट जॉब, कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते ये लोग, जैसे कल को ये IAS ऑफिसर या फिर IPS ऑफिसर नहीं बन सकते। दे कैन नॉट परचेज एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो ये नहीं खरीद सकते। ट्रेवल और रेस्ट्रिक्शन जो है, कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में जो है इनको ट्रेवल करने के लिए मना किया जाता है। तो ये वोट नहीं दे सकते, गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते, एग्रीकल्चर लैंड परचेज नहीं कर सकते, और कुछ एरिया जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ पे बिना परमिशन के, विदाउट परमिशन जो है ये वहाँ पे ट्रेवल नहीं कर सकते। तो ये लिमिटेशन है OCI कार्ड होल्डर के। अब हमारे NRIs, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था इसलिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया। क्या होते हैं NRIs? जो ऑर्डिनरली बाहर रह रहे हैं, जैसे कनाडा में रह रहा है कोई, बट उसके पास क्या है, इंडियन पासपोर्ट है। A person is considered NRI if he or she is not in India for 182 days। एक फाइनेंशियल ईयर में 365 दिन में जो है वो 182 दिन जो है भारत में नहीं है, तो उसको NRI कंसिडर किया जाएगा। या फिर अगर 4 साल का क्राइटेरिया देखिएगा तो 4 साल में कम से कम 365 दिन से कम रहा हो, पूरे 4 साल को एक साथ मिला के, और जो लास्ट 4th ईयर है उसमें कम से कम इसने 60 दिन से कम जो है यहाँ पे बिताया हो, कहाँ, भारत में।
इस केस में हम उनको एनआरआई कंसिडर करेंगे। इनके पास क्या क्या बेनिफिट होता है, दे कैन बाई बोथ रेसिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल प्रॉपर्टी इन इंडिया बट नॉट एग्रीकल्चरल लैंड। लेकिन फिर भी अगर इनको एग्रीकल्चरल लैंड बाई करना है, इट रिक्वायर्स परमिशन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब ये परमिशन के थ्रू जो है एक्वायर कर सकते हैं, बट ओसीआई कार्ड होल्डर को ये बेनिफिट नहीं है। और जो एनआरआईज होते हैं हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, तो ये वोट कर सकते हैं, जाहिर सी बात। अब जो सवाल इसमें पूछा जा सकता है या फिर पूछा हुआ है पहले, वही करेंगे हम लोग, सारी चीज ज्यादा नहीं करेंगे। सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। और ये सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने बोरो कहाँ से किया था, तो ये बोरो किया था हमने यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, नागरिकता से संबंध जो है किसमें है, तो पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 से 11, जिसमें पावर होता है पार्लियामेंट के पास सिटीजनशिप से संबंधित कोई भी कानून बनाने के लिए। पार्ट 1 में आपका क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 4 में आपका डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट जो है, ये हमने किस देश से लिया है, तो ये हमने बोरो किया है यूनाइटेड किंगडम से। इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय बर्थ कर सकते हैं 1955 एक्ट के तहत, नेचुरलाइजेशन कर सकते हैं, एब्जॉर्बिंग एनी पार्ट ऑफ लैंड, डिपॉजिटिंग मनी इन इंडियन बैंक्स, ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं था। ये वही संबंध हुआ एब्जॉर्बिंग एनी पार्ट ऑफ लैंड यानी कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, सारी चीजें। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग या फिर हु इज कॉम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, किसके पास पावर है, तो ये पावर पार्लियामेंट के पास है अंडर आर्टिकल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 11 के तहत पार्लियामेंट जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है कि हम किसको नागरिकता देंगे, किसको नहीं देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज सिटीजनशिप, वो कंप्लीट होता है। और ये थीम है अशोका ट्री का, शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, जिसपे हम काम करते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल, और कल हम स्टार्ट करें अपना फंडामेंटल राइट्स। तो बने रहिए हमारे साथ। टाटा, सी यू।